हेलो एवरीवन। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ हो। आज की इस क्लास में एसएससी जीडी का एक प्रीवियस ईयर का पेपर हम सोल्व करेंगे जो कि 2018 का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें आया था। ठीक है, एक रैंडम शिफ्ट मैंने उठाई, मैंने कहा करके देखते हैं कि पेपर का लेवल कैसा पूछा जाता है। अगर आप एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हो तो ये पेपर आपको मदद करेगा, आप देखोगे किस तरह से सोल्व करना है। बाकी एसएससी एमटीएस के लिए मैंने एक बहुत इंपॉर्टेंट प्ले लिस्ट बनाई थी जिसमें जो टॉपिक्स हैं जो एमटीएस में पूछे जाते हैं सेम ही सिलेबस जीडी का भी है, तो जीडी में भी सेम टॉपिक्स पूछे जाएंगे। तो आप ये प्लेलिस्ट फॉलो करके अपनी एसएससी जीडी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन को बहुत अच्छा कर सकते हो। अपने इसमें अच्छे लेवल के क्वेश्चन एसएससी के मिल जाएंगे जो रिसेंटली पूछे जा रहे हैं। आपको पता है एसएससी एमटीएस में मैथ्स का लेवल काफ़ी हाई कर दिया है इस बार, तो जीडी में भी उम्मीद है कि मैथ्स के अच्छे लेवल के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। 2018 में जो जीडी का पेपर था उसमें बहुत ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं थे, बट यस इस बार अच्छे लेवल के क्वेश्चन जीडी में पूछे जा सकते हैं क्योंकि एमटीएस में भी लेवल काफ़ी इंक्रीज करा है कॉन्ट सेक्शन का। ठीक है, तो ये प्लेलिस्ट आपके लिए भी रामबाण की तरह काम करेगी। अगर आपने पढ़ रखा है कहीं से तो भी इसमें जो क्वेश्चन हैं वो आप जरूर प्रैक्टिस करके देखें। 31 वीडियो जो मिलेंगी वो कंसेप्ट भी मैंने सारे समझा रखे हैं, साथ के साथ आपको प्रैक्टिस के लिए बेहतर क्वेश्चन आपको यहीं पे मिलेंगे जो लेटेस्ट पूछे जा रहे हैं। ठीक है, एमटीएस वाले स्टूडेंट्स को काफ़ी मदद मिली है इस प्लेलिस्ट से, आपको भी बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। बाकी एसएससी जीडी का एक प्रीवियस ईयर का पेपर हम इस वीडियो में कंप्लीट सोल्व करेंगे। और एक और प्लेलिस्ट है एसएससी सीजीएल कंप्लीट क्वांट करके, इसमें वो टॉपिक जो पढ़ा रखे हैं जैसे अलजेब्रा हो गया, आपका ट्रिग्नोमेट्री हो गया, या फिर आपका ज्योमेट्री के काफ़ी टॉपिक्स, तो वो इस प्लेलिस्ट में भी मिल जाएंगे आपको, जो कि आपका जीडी में नहीं पूछे जाएंगे। जहाँ तक उम्मीद है ट्रिग्नोमेट्री जीडी में नहीं आना, आपका अलजेब्रा के आइडेंटिटी बेस्ड क्वेश्चन आ गए तो आगे, वरना वो भी वैसे नहीं आएगा, सिलेबस में तो नहीं लिखा हुआ अलग से। बट यस फिर भी आइडेंटिटी अलजेब्रा की आप पढ़ के जाओगे जीडी में भी। और ज्योमेट्री के बेसिक लाइंस एंगल्स वाले क्वेश्चंस नहीं आते। ठीक है, हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चंस की उम्मीद बहुत कम है आने की। और साथ ही साथ आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री नहीं आएगा जीडी के अंदर। ठीक है, तो न्यूमेरिकल एबिलिटी है तो उसमें वही होता है आपका सिलेबस। ठीक है, ये एडवांस मैथ्स नहीं होता इतना। ठीक है, मेंसुरेशन आएगा सिर्फ। अगर मैं शुरू करता हूँ अपने सवाल, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, सारी इंपॉर्टेंट पीडीएफ वहीं पे मिलेंगी आपको, सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ पे मिल जाती है। तो सबसे पहला सवाल मेरे पास ये है, एक्स रेशियो वाई 6:5 दे रखा है, जेड रेशियो वाई इतना दे रखा है, हमें बताना है एक्स रेशियो जेड कितना होगा। ठीक है, तो अगर मुझे एक्स और जेड को इक्वल करना है तो यहाँ पे वाई रेशियो और यहाँ पे वाई रेशियो, इसे यूज करते हुए एक्स और जेड की वैल्यू निकालेंगे। तो वाई रेशियो को दोनों जगह इक्वल करने का हमारा टारगेट होगा। यहाँ पे वाई रेशियो कितना दिख रहा है, क्या ये 5 रेशियो है, यहाँ पे वाई रेशियो कितना है, यहाँ पे 25 है। तो क्या कर लेते हैं, दोनों को 25 बना लें। तो मुझे इसमें किससे गुना करना पड़ेगा 25 बनाने के लिए, 5 में रेशियो में किससे भी मल्टीप्लाई कर दो कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो मेरे पास एक्स रेशियो वाई तो कितना आ जाएगा, 5 से मल्टीप्लाई करते ही आ गया 30:25। और अगर मैं जेड रेशियो वाई की बात करूंगा, ये कितना है, ये मेरे पास दे रखा है 9:25। तो वाई दोनों जगह कॉमन हो गया, मतलब रेशियो मेंटेन हो गया। तो एक्स रेशियो जेड कितना हो जाएगा मेरे पास, क्या ये 30:9 हो जाएगा, और जिसे मैं लिख सकता हूँ 10:3। यही इस सवाल का उत्तर है। ऑप्शन नंबर मेरा सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन हो गया खत्म। चले आगे। क्वेश्चन में कहता है मनोज 324 टॉफियां परचेज करता है 486 रुपए की, 90 रुपए की कितनी टॉफी बेच दे जिससे कि उसे 50% का मुनाफा हो, ये हमें बताना है। अगर 324 रुपए की 486 रुपए की 324 टॉफी खरीदी तो एक टॉफी कितने की खरीदी होगी उसने। आप कहोगे एक टॉफी की कीमत आ जाएगी 486 डिवाइडेड बाई 324, इससे डिवाइड कर दिया। अगर हमें टॉफियों को बेचना है 50% के मुनाफे पे तो एक टॉफी को कितने रुपए का बेचेंगे। 50% का मुनाफे का मतलब अगर आपके पास वैल्यू है, कॉस्ट प्राइस है 100 रुपए, तो आप बेचोगे सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा 150 हो जाएगा, 50 जोड़ देंगे। या फिर मैं कह सकता हूँ कॉस्ट प्राइस अगर 2 रुपए है तो सेलिंग प्राइस हो जाएगा 3। तो कॉस्ट प्राइस तो इतना दिख रहा है, तो 2 रेशियो इसके बराबर, तो 3 रेशियो की वैल्यू बतानी है तो किससे गुना कर देंगे, क्या इसे 3/2 से गुना कर दूंगा, या फिर इसका डेट टाइम हो जाएगा मेरे पास सेलिंग प्राइस, वही मतलब है। तो एक टॉफी का मेरे पास यहाँ पे आ गया विक्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस आ गया। हमें बताना है कि 90 रुपए की कितनी टॉफी बेचनी है। तो इसे सोल्व करने के लिए क्या करेंगे, आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें। मैं 1 रुपए का अगर निकालता, 1 रुपए की कितनी टॉफी बेचेंगे, तो ये हो जाएगा 1 इंटू में 324 इंटू में 2 ऊपर आ गया, और नीचे आ जाएगा 486 इंटू में 3। और हमें कितने की बेचनी है, ये तो 1 रुपए की कितनी टॉफी आएगी, हमें बताना है 90 रुपए की कितनी टॉफी बेचेंगे। तो यहाँ पे भी 90 से गुना और यहाँ पे भी 90 से गुना, तो इतनी टॉफी मेरा इस सवाल का उत्तर होगा। सोल्व करके अपना आंसर निकालेंगे। जैसे अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ 3 से काटना है 90 को, तो ये वाली वैल्यू तो मुझे 30 दिख जाएगी। और यहाँ पे 324 है, ये 486 है, 324 18 का स्क्वायर दिख रहा है, तो कहीं ना कहीं ये इसी से कट ही रहा होगा। तो यहाँ पे अगर मैं काट दूँ तो 18 से ये 18 जाएगा, और ये 18 दूनी 36, और फिर 70 जाएगा, फिर 9 से कट जाएगा, ये मेरे पास आएगा 2 और 3, और 3 से काटूंगा तो ये वाली वैल्यू बन जाएगी 10।
तो 90 रुपए की कितनी टॉफीज हमें बेचनी होंगी? ये हो जाएगा 2 इंटू 2 4 और 10 40। यही इस सवाल का उत्तर है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो गया। मैं कोशिश कर रहा हूँ ज़्यादातर क्वेश्चन को बेसिक से ही कराऊँ, ठीक है, जिससे कि समझ सभी लोगों को है। अब जैसे ये वाला सवाल है, ये बहुत ही सरल क्वेश्चन हमसे पूछ लिया। एक स्क्वायर है, उसके डायगोनल की लेंथ हमें दे रखी है 14, तो हमें बताना है एरिया क्या होगा। अगर स्क्वायर बना दिया मैंने, डायगोनल अगर 14 है, तो इसका जो एरिया होता है स्क्वायर का वो होता है डायगोनल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। तो ये तो 14 इंटू 14 डिवाइडेड बाई 2, 14 इंटू 7 बचेगा, डेट इज 98। यही मेरा इस सवाल का उत्तर है, क्वेश्चन मेरा खत्म हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल मेरे पास कहता है रवि, मनीष और नवीन एक काम को 30, 15 और 10 दिन में कर सकते हैं। तो रवि अकेला करेगा तो 30 दिन में, अगर मनीष अकेला करेगा तो 15 दिन में, और अगर मैं बात करूं यहाँ पे नवीन अकेला करेगा तो कितने दिन में? 10 दिन में काम को कर सकते हैं। इन्होंने काम की शुरुआत करी। रवि 2 दिन के बाद काम छोड़ के चला गया, स्टार्ट होने के काम। और मनीष की बात करते हैं, वो 3 दिन और काम करके फिर चला गया। हमें बताना है नवीन ने बचा हुआ काम कितने दिन में निपटाया। अगर मैं सोल्व करता हूं, सबसे पहले तो टोटल काम को क्या मान लेते हैं, अगर ये इतना इतना टाइम लगा रहे हैं, टोटल काम को मान लेते हैं इनका एलसीएम। मैं मान लेता हूँ टोटल काम कितना होगा, 30, 15 और 10 का एलसीएम 30। ठीक है, रवि 30 दिन के अंदर 30 काम करेगा, तो रवि एक दिन में काम कितना करेगा? क्या 30 भाग 30 ये एक आ जाएगा, एक दिन का काम किया गया काम ही एफिशिएंसी कहलाता है। अगर मनीष 15 दिन में 30 काम करता है तो एक दिन में 2 काम करेगा, और नवीन एक दिन में कितना काम करेगा? 10 दिन में 30 काम करता है तो 3 काम करेगा। कहता है सबसे पहले तीनों लोगों ने काम की शुरुआत करी। रवि ने कितने दिन काम करा? 2 दिन काम करा। तो एक दिन में एक काम करता तो रवि ने टोटल कितना काम करा होगा? क्या रवि ने 2 काम करा होगा? टोटल 2 दिन तक काम करा, 1 इंटू 2 2 काम। फिर मनीष रवि के जाने के 3 दिन के बाद छोड़ के चला गया, तो 2 दिन तो मनीष ने भी काम किया होगा रवि के साथ, और 3 दिन और एक्स्ट्रा करा, तो मनीष ने कितना काम करा? 5 दिन। एक दिन में 2 काम करता है तो 5 दिन में कितना काम कर जाएगा? क्या ये 10 काम कर जाएगा 5 दिन के अंदर? ठीक है, अगर मैं बात करूँ 5 दिन बीत चुके हैं, नवीन तो बिल्कुल स्टार्टिंग से लगा हुआ है, तो 5 दिन तक इसने भी काम किया होगा। 5 दिन में इसने कितना काम कर लिया? 3 इंटू 5 15 काम कर लिया। तीनों ने मिला के भी 5 दिन गुजरे हैं, क्योंकि जब मनीष गया उसके बाद का पूछा है कितने टाइम में काम कंप्लीट होगा। जब मनीष जा रहा है तो कितना काम कंप्लीट हो चुका है? 12 और 15 27 काम। टोटल काम था मेरे पास 30, तो बचा हुआ काम कितना है? 3। हमसे यही पूछा है कि बचा हुआ काम नवीन कितने टाइम में करेगा। तो नवीन तो एक दिन में 3 काम करता है, तो बचा हुआ काम कितना है? 3। एक दिन में नवीन काम करता है 3, तो कितने दिन में कंप्लीट कर देगा? 1 दिन के अंदर। यही सवाल का उत्तर है। वर्क अपॉन में एफिशिएंसी क्या होता है? टाइम होता है। चलें आगे। अगला सवाल कहता है हमारे पास 10,640 रुपए हैं, इसे हमने सिंपल इंटरेस्ट पे दे दिया 5% की ब्याज से x ईयर्स के लिए। तो इंटरेस्ट जो बना वो बना 3724। हमें बताना है x की वैल्यू क्या है। x क्या है? बेसिकली टाइम। अच्छा, एक छोटी सी चीज बताएंगे हम कि अगर 5% पर एनम का सिंपल इंटरेस्ट है तो 1 साल में कितना ब्याज मिलेगा? इसका 5%। अगर मैं 2 साल का निकाल लेता तो 2 साल में कितना ब्याज मिलता? 10%। अप्रोक्सीमेटली रफ आइडिया से करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर 2 साल का ब्याज 10% है, अब जल्दी से बताओ, ये 3000 कुछ है और मेरा सम इतना है, तो इसका अगर 10% निकालूंगा तो ये 1064 आएगा मेरे पास। तो 2 साल का ब्याज इतना मिलेगा। ये इसका कितना गुना दिख रहा है? क्या ये इसका लगभग मुझे 2.5 गुना के आसपास, 3.5 गुना के आसपास दिख रहा है? अगर ये इसका 3.5 गुना के आसपास है तो जल्दी बताओ, 2 साल में इतना इंटरेस्ट मिल रहा है, 3.5 से गुना करूंगा तो 7 साल, 7 साल में इतना ब्याज मिलेगा। तो यही सवाल का उत्तर हो सकता है। ये रफ आइडिया से हम कर सकते हैं। ठीक है, आप बेसिक से भी देख लो। यहाँ पे अगर मैं बिल्कुल फॉर्मूला लगा के करना चाहूँ तो कैसे करूंगा? सिंपल इंटरेस्ट होता है मेरे पास प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम डिवाइडेड बाय 100। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना है? 3724। प्रिंसिपल कितना है? 10640। इंटू रेट कितना है? 5% का, डिवाइडेड बाय 100, इंटू में टाइम कितना है मेरे पास? x। सोल्व करके हमें x की वैल्यू बतानी है कि क्या आएगी। ठीक है, आप इसे काट दोगे, सोल्व कर लोगे, तब भी आपका आंसर सेम ही आने वाला है। अगर मैं यहाँ से ही सोल्व करना स्टार्ट करूँ, ये 20 आएगा, 20 से इसे काटूंगा, 0 से 0 कट गई, ये वाली वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 532। और अगर मैं 532 से इसे डिवाइड करता हूँ, x की वैल्यू होगी 3724 डिवाइडेड बाई 532। अब यूनिट डिजिट से करेंगे। अगर ये 2 है और यहाँ पे 4 दे रखा है, सारे इंटीजर वैल्यू दे रखी है यहाँ पे, तो आप कहोगे 2 में किससे मल्टीप्लाई करेंगे 4 आए? आप कहोगे 2 में या तो मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 4 आता है, या 2 में 7 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 4 आता है।
तो यूनिट डिजिट या तो 4 हो या 2 होगी या फिर 7 होगी। अगर मैं देखूं चारों ऑप्शन में तो ये तो वैसे भी आपको रफाइली दिख जाएगा 5 7 टाइम्स आ रहा है, वरना 7 ही मेरे सवाल का उत्तर है। चलेंगे आगे। अगला सवाल, दो नंबर दे रखे हैं, N1 और N2 मान लेता हूं। उनका एलसीएम दे रखा है हमें 60 और उनका एचसीएफ दे रखा है हमें 4। उन दोनों नंबर का सम दे रखा है हमें 32। तो हमें बताना है कि डिफरेंस क्या होगा इन दोनों नंबर्स के बीच में। ठीक है, अगर मैं बात करता हूं नंबर का सम क्या होता है N1 प्लस N2, और ये वाली वैल्यू आ गई मेरे पास 32। अगर नंबर्स के प्रोडक्ट की बात करूं, आपको पता होगा N1 इंटू N2 मेरा किसके बराबर होता है, ये होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ के बराबर। ये फॉर्मूला पढ़ा होगा आपने। तो N1 इंटू N2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, क्या ये 60 इंटू में 4, ये 240 हो जाएगी मेरे पास। अब हमें बताना है कि N1 माइनस N2 की वैल्यू क्या होगी अगर N1 को बड़ा मान लें। तो इसे सोल्व करके हम अपना आंसर बता देंगे, हमारे पास इक्वेशन बन रही है। अब इसे हमें क्या करना है, 240 को दो इस तरह से पार्ट में स्प्लिट करना है कि उनका सम क्या आ जाए मेरे पास 32 आ जाए। और N1 और N2 का HCF मेरे पास कितना था, 4 था। तो ये N1 भी मेरा 4 का मल्टीपल होगा और N2 भी 4 का मल्टीपल होगा। तो किस तरह से ब्रेक करें, जल्दी देखो। 240 के फैक्टर्स में स्प्लिट करना है, या तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के करेंगे, वरना डायरेक्ट भी कर सकते हैं। आपको दो पार्ट में स्प्लिट करना है कि सम आए 32 और प्रोडक्ट आए 240। क्या यहाँ पे मेरे पास अगर मैं थोड़ा सा ऑब्जर्व करूं, क्या ये मुझे 20 और 12 दिख जाएगा। 20 इंटू 12 तो 240 आ गया, 20 प्लस 12 32 आ गया। तो N1 मेरा 20 रहा होगा, N2 12 रहा होगा। इनका डिफरेंस कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा 8। N1 माइनस N2 हो गया मेरे पास 8। यही इस सवाल का उत्तर है। या तो आप ऐसे करेंगे इस सवाल को, वरना आप N1 N2 से नहीं करना चाहते तो इसे ब्रेक भी कर सकते हैं थोड़ा और सिंपल लैंग्वेज में, वो भी दिखा देता हूं मैं। मैंने कहा एलसीएम कितना मेरे पास 60, एचसीएफ कितना मेरे पास 4। N1 और N2 दो नंबर हैं, तो N1 में HCF कॉमन है तो HCF को मैंने H मान लिया। इसे मैं B इंटू एच मान सकता हूँ। ठीक है, इन दोनों का एलसीएम लूंगा तो क्या आएगा, ABH आएगा। ABH किसके बराबर दे रखा है 60 के। H की वैल्यू कितनी दे रखी है 4, तो AB की वैल्यू कितनी आ जाएगी 15। ए और बी आपस में क्या होता है, को प्राइम होते हैं, मतलब अभाज्य होते हैं एक दूसरे से, क्योंकि यहाँ पे जो इनका कॉमन पार्ट है वो तो HCF में चला गया। अगर मैं सम करता हूँ इन दोनों का तो मेरे पास आएगा A प्लस बी को आ जाएगा, H कॉमन आ जाएगा N1 और N2 के सम में। ये कितना दे रखा है 32। H की वैल्यू थी मेरे पास कितनी 4, 4 से काटूंगा तो ये आ जाएगा 8। A प्लस बी मेरे पास आ गया 8। क्या आप थोड़ा सा आसान हो गया सवाल। ए बी 15, A प्लस बी 8। तो आप कहोगे मेरे पास वैल्यू क्या आएगी, 5 और 3 में ब्रेक कर सकता हूँ, और ये 5 प्लस 3 है तो डायरेक्टली दिख रहा है। तो N1 क्या होगा मेरे पास, N1 होगा मेरे पास यहाँ पे AH, मतलब ए अगर मेरे पास 5 है, H की वैल्यू है 4। N2 होगा मेरे पास 3 इंटू में 4। इन दोनों का डिफरेंस बताना है तो ये 20 माइनस 12 ये आ जाएगा 8। अगला सवाल हमारे पास कहता है कि अगर हम 20% का डिस्काउंट दे दें तो भी शॉपकीपर को 36% का प्रॉफिट हो जाता है। एमआरपी कितने प्रतिशत ज्यादा है कॉस्ट प्राइस से, ये बताना है। इसका बेसिक से या तो सेलिंग प्राइस इक्वल करके कर लो, या फिर डायरेक्ट रिलेशन भी होता है वो भी यूज कर सकते हो। ठीक है, इस तरह के केस में जब हम एक डिस्काउंट देते हैं उसके बाद भी कुछ प्रॉफिट होता है तो हम कहते हैं एमआरपी रेशियो कॉस्ट प्राइस होता है। एमआरपी में क्या होता है, 100 में हम जोड़ देते हैं जितना प्रॉफिट परसेंट हुआ है, कितने का प्रॉफिट 36 का। और कॉस्ट प्राइस में हम क्या करते हैं, घटा देते हैं जितना डिस्काउंट दिया। तो 100 माइनस 100 में डिस्काउंट को घटा दिया 20। तो एमआरपी रेशियो कॉस्ट प्राइस आता है मेरे पास 136 रेशियो 80। अगर मैं देखूं यहाँ पे कितना ज्यादा हो गया इससे, क्या ये एमआरपी मेरा यहाँ पे इससे 56 ज्यादा दिख रहा है, कितने प्रतिशत ज्यादा है। तो आप कहोगे इसका 10% 8 है, 56 कितना होगा 70%, वरना डायरेक्टली कर लो 56 भाग 80 गुना में 100। यहाँ से एक जीरो से जीरो कटे, 8 से काटूंगा 7, और 7 इंटू 10 70%। यही सवाल का उत्तर है। वरना आप डायरेक्टली एसपी इक्वल करके कर सकते थे। आप कहते हैं एमआरपी पे अगर मैं कुछ डिस्काउंट दे दूं, कितना डिस्काउंट दे रहा हूँ 20% का, तो एमआरपी 80 पे बेचूंगा आर्टिकल को 80% पे। ये किसके बराबर, ये तो सेलिंग प्राइस आ गया। कॉस्ट प्राइस पे प्रॉफिट भी हो रहा है 36% का, तो कॉस्ट प्राइस पे अगर 36% का प्रॉफिट हो रहा है तो कितने का बेचूंगा, 100 जमा 36, 136% पे बेचूंगा, ये भी मेरा सेलिंग प्राइस होगा। सोल्व करेंगे तब भी मेरे पास सेम वैल्यू आ जाएगी, सेम रेशियो निकल के आएगा, सेम हम अपना आंसर बता सकते हैं। अगला सवाल क्वेश्चन में कहता है हमारे पास 5 डिफरेंट तरह के हमें स्वीट्स बनाने हैं S1 से लेके S7 तक।
उसमें कितने परसेंट शुगर यूज हो रही है वो इस चार्ट के अंदर दिखा रखा है। ठीक है, टोटल क्वांटिटी का। मान लो मेरे पास अगर S1 क्वांटिटी का मैं कहूँ कि मुझे 100 किलो S1 क्वांटिटी की मिठाई बनानी है, तो उसमें शुगर कितनी होगी 23%, मतलब 23% ऑफ 100 23 kg होगी। क्या ये अच्छे से समझ आ गया? आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन में कहता है कि जो स्वीट S3 है मेरे पास वो 450 kg है, तो उसमें शुगर बता दो कितनी है। तो स्वीट S3, ये इसमें शुगर है 16%, टोटल अगर 450 kg है तो शुगर होगी 16% ऑफ 450, मतलब 16 इंटू 100 भाग इंटू में 450। एक जीरो से एक जीरो काट दूंगा, 5 से काटूंगा तो ये 9 और ये 2, 2 से काटूंगा 8, 8 9 जो हो गया 72। यही सवाल का उत्तर हो गया। क्वेश्चन हो गया मेरा खत्म। चलते हैं आगे। क्वेश्चन में कहता है हमारे पास एक स्क्वायर है और एक मेरे पास सर्कल है, इन दोनों का पेरीमीटर बिल्कुल सेम कर रखा है। एरिया ऑफ सर्कल हमें दे रखा है, इसका एरिया दे रखा है 2464। तो हमें बताना है कि एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होगा, इसका एरिया बताना है। अगर आपने इस तरह के क्वेश्चंस पहले मुझसे करे हुए हैं तो आप डायरेक्टली कह सकते हो सर जो भी मेरा एरिया निकल के आएगा ना वो क्या होगा, वो मेरा 11 का मल्टीपल होगा। 11 का क्या, बल्कि मैं कह सकता हूँ 11 स्क्वायर का मल्टीपल होगा। अब क्यों कह पा रहा हूं मैं इस चीज को, आप ध्यान देंगे। अगर मैं इसका पेरीमीटर निकालता हूँ, पेरीमीटर क्या होता है 2πr होता है, और अगर 2πr निकालूंगा तो उसमें पाई आएगा, पाई मतलब 11 का मल्टीपल आएगा। ठीक है, अब इसके पेरीमीटर को 2πr को बराबर करेंगे, इसके पेरीमीटर के ये होगा 4a, तो a भी क्या मेरा 11 का मल्टीपल होगा क्योंकि 2πr 11 का मल्टीपल है। अगर a 11 का मल्टीपल हो गया तो इसकी साइड a मानी है हमने, एरिया होगा a स्क्वायर, तो मेरा जो एरिया होगा वो किसका मल्टीपल होगा 11 स्क्वायर का मल्टीपल होगा। अगर मैं यही चीज चेक कर लूँ तो चारों ऑप्शन में जो 11 का मल्टीपल है वही इस सवाल का उत्तर होगा। 11 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है ऑड प्लेस पे जितनी भी डेट्स है उनका सम कर दो, इवन प्लेस पे जितनी डेट्स है उनका सम कर दो, इनका डिफरेंस 11 से कटना चाहिए। तो 3 और 1 4, और 6 और 9 15, 15 में से 4 घटाऊंगा तो वैल्यू आएगी 11। ये तो मेरा आंसर हो सकता है। आगे बढ़ेंगे हम। अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ तो ये 2 1 है और 6 और 1 है, 7 में से अगर मैं किसे घटा दूं, 3 को घटा दूं तो मेरे पास बचेगा 4, ये तो 11 का मल्टीपल नहीं है। 10 और 8, 10 में से 8 घटाऊंगा तो बचेगा 2, 11 का मल्टीपल नहीं है। 7 और 11 बचेगा 4, 11 का मल्टीपल नहीं है। ठीक है, तो चारों ऑप्शन में सिर्फ एक ही सवाल है जो 11 का उत्तर मल्टीपल है, वही मेरे सवाल का उत्तर हो सकता है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ये हो गया डायरेक्ट तरीका करने का, अगर आपको ये सारे कंसेप्ट पीछे के पता है। और क्या कर सकते हैं, आप ये कह सकते हो परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा क्योंकि एरिया बताना है स्क्वायर का, लेकिन यहाँ पे अगर मैं देखता हूँ चारों ही परफेक्ट स्क्वायर नंबर है तो परफेक्ट स्क्वायर से तो नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अब बेसिक से कर लेते हैं। एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है पाई आर स्क्वायर, पाई मतलब 22/7 इंटू में रेडियस का होल स्क्वायर किसके बराबर 2464 के। आपको सीधा सीधा दिख रहा है 22 से तो ये कटना ही चाहिए, तो एकम जाएगा, फिर 26 एकम जाएगा, 44 दूनी जाएगा। अगर मैं आर स्क्वायर की बात करूं ये हो जाएगा 7 इंटू में 112। 112 में देखो 7 का मल्टीपल जरूर मिलेगा क्योंकि अगर रेडियस की इंटीजर वैल्यू चाहिए, तो इसे 7 से विभाजित करूंगा तो क्या ये मेरे पास 7 इंटू में 16 आ गया। और आर की बात करेंगे तो 7 बचेगा मेरे पास और 16 से 4 बचेगा, ये आ गया 28। अगर रेडियस 28 हो गया, पेरीमीटर हो जाएगा 2πr 2 इंटू 22/7 इंटू में 28। और ये किसके बराबर, अगर स्क्वायर के पेरीमीटर के बराबर है, स्क्वायर की साइड ए है तो पेरीमीटर 4a होगा। 4 से काटूंगा ये 7, 7 से ये कट जाएगा, ए की वैल्यू आ गई मेरे पास 22 दूनी 44। अगर साइड मेरे पास 44 आ गई तो एरिया कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा ए स्क्वायर 44 का स्क्वायर। ये कितना होता है, अगर स्क्वायर की ट्रिक्स आपको पता है तो डायरेक्टली कह सकते हो ये वाली वैल्यू होगी मेरे पास 1936। ठीक है, क्वेश्चन हो गया खत्म। अगला सवाल। क्वेश्चन में कहता है पीयूष चलता है 8 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से और 5 मिनट का ब्रेक लेता है हर 3 किलोमीटर चलने के बाद। तो हमें बताना है कि पीयूष को 56 किलोमीटर जाने में कितना टाइम लगेगा। अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ, मुझे जाना है यहाँ पे 56 किलोमीटर। ठीक है, बहुत ही सरल सवाल है। हर 3 किलोमीटर में पीयूष 5 मिनट का गैप लेगा, तो मैं कहूंगा स्टार्टिंग से चला 3 किलोमीटर चला, 5 मिनट का ब्रेक, फिर 3 किलोमीटर चलेगा, फिर 5 मिनट का ब्रेक। क्या आप बता सकते हो कि कितने मिनट वो ब्रेक लेने में वेस्ट कर देगा? टोटल 56 किलोमीटर जाना है, ब्रेक कितने मिनट का लेगा? आप कहोगे कितनी बार ये 3 से डिवाइड हो रहा है, 56 को अगर 3 से विभाजित करता हूं मैं तो कोशेंट की वैल्यू आती है मेरे पास यहाँ पे कितने टाइम्स जाएगा, 19 टाइम्स जाएगा, ये 18 टाइम्स जाएगा। ठीक है, 54 कटेगा, मेरे पास 2 बचेगा। 2 रिमाइंडर का मतलब है जो लास्ट वैल्यू होगी, लास्ट ब्रेक यहाँ पे लिया जाएगा जब कितने किलोमीटर हो जाएंगे मेरे पास
54 किलोमीटर, और उसके बाद 2 किलोमीटर बचेंगे यहाँ पे। तो कितने टाइम से आएगा? 3। 1 से लेके 54 जाने में 3 किलोमीटर के 18 ब्रेक्स लेने पड़ेंगे। हर 3 किलोमीटर के बाद एक, फिर 3 किलोमीटर बाद एक। 54 को 3 से काटूंगा तो 18 आएगा मेरे पास। तो 18 ब्रेक्स लिए उसने। हर ब्रेक 5 मिनट का था, तो ब्रेक में कितना टाइम वेस्ट करा? क्या ये 18 गुना में 5, इसने 90 मिनट वेस्ट करी। 90 मिनट को मैं लिख सकता हूँ 1 आवर एंड 30 मिनट। इतना टाइम तो उसने ब्रेक में गवा दिया। अगर बिना रुके चलता, बिना ब्रेक के चलता, तो कितना टाइम लगता? 56 किलोमीटर जाना है, प्रति घंटे की रफ्तार उसकी दे रखी है हमें कितनी? 8। तो 56 भाग 8 करेंगे तो टाइम आ जाएगा 7 घंटे। बिना रुके जाता तो 7 घंटे लगते हैं, लेकिन हर 3 किलोमीटर में 5 मिनट के ब्रेक की जरूरत है भाई को। तो टोटल टाइम कितना हो जाएगा? 7 जमा 1, 8 घंटे और 30 मिनट। यही इस सवाल का उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो गया। अगला सवाल हमारे पास कहता है एक आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस 30% कम है उसके सेलिंग प्राइस से, तो हमें बता दो प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगी। अगर सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस की बात करूं, सेलिंग प्राइस को 100 मान लो तो कॉस्ट प्राइस 30% कम मतलब 70 हो जाएगा, 30 घट गया। रेशियो की बात करेंगे तो 7:10 होगा। हमें बताना है प्रॉफिट परसेंटेज कितना होगा। प्रॉफिट किस पे निकालते हैं? कॉस्ट प्राइस पे। तो सेलिंग प्राइस की वैल्यू कॉस्ट प्राइस से कितनी ज्यादा? 3 ज्यादा। कॉस्ट प्राइस की वैल्यू 7, तो 3 का प्रॉफिट है, 7 पे गुना में 100 कर देंगे। ये वाली वैल्यू तो हमें पता है 42 पॉइंट समथिंग आती है। चारों ऑप्शन में देखूं तो यही सवाल का उत्तर दिखाई दे रहा है। चले आगे। ये तो परसेंटेज की जो बेसिक सीरीज कराई थी मैंने, बेसिक से कोर्स कराया था परसेंटेज का, उसमें आपको चीजें दिख जाएंगी। अगला सवाल हमारे पास कहता है एक मेरे पास राइट सर्कुलर सिलेंडर है, उसकी जो हाइट है वो दे रखी है हमें कितनी? 16, और कहता है उसका डायमीटर ऑफ बेस वो दे रखा है 3.5। 3.5 को 7/2 लिख सकता हूँ, और अगर डायमीटर 7/2 है तो रेडियस कितना हो जाएगा? रेडियस हो जाएगा 7/4। हमसे पूछा इसकी वॉल्यूम बता दो। वॉल्यूम क्या होती है? पाई आर स्क्वायर एच। अगर वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच है तो 22/7 इंटू में रेडियस कितना है? 7/4 इंटू 7/4। और अगर मैं हाइट की बात करूं तो ये हो गया 16। 4 चौक 16, 7 से 7 कट गया, 22 इंटू 7 होता है 154। इसका टेबल हम याद रखते हैं, तो यही सवाल का उत्तर आ गया। क्वेश्चन हो गया खत्म। क्वेश्चन में कहता है पुनीत अपने घर से लेके ऑफिस तक जाता है, मान लेते हैं डी डिस्टेंस की दूरी रही होगी, 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। वापिस आता है मेरे पास 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। तो एवरेज स्पीड बतानी है पूरी जर्नी की क्या होगी। तो अगर एवरेज स्पीड की फॉर्मूले की बात करूं मैं, एवरेज स्पीड होती है मेरे पास, अगर सेम डिस्टेंस जाना और आना करते हैं हम, तो पूरी जर्नी की एवरेज स्पीड होती है 2uv अपॉन में u प्लस वी। u क्या है? इनिशियल स्पीड, v क्या है? फाइनल स्पीड। तो ये हो जाएगा 2 इंटू में 60 से गया 90 से आया, डिवाइडेड बाय 60 जमा 90। और अगर मैं सोल्व करता हूँ यहाँ पे आप देखोगे एक जीरो से नीचे की 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, ये 15 बनेगा। 15 से 60 को काटूंगा तो ये आ जाएगा 4। 9 चौक 36 दूनी 72 किलोमीटर प्रति घंटा मेरा इस सवाल का उत्तर आया। अब मैंने यहाँ पे 4 ऑप्शन देखे और मैंने इस पे मार्क कर दिया और मेरा आंसर हो गया गलत। क्यों? क्योंकि ये मीटर पर सेकंड में है भैया, इसे कन्वर्ट करना पड़ेगा। 72 किलोमीटर पर आवर होता है, 20 मीटर पर सेकंड डायरेक्टली बता सकते हैं, टेबल याद होता है। वरना आप क्या करोगे? 72 इंटू में 5/18 मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए। तो ये आ जाएगा 4, 5 चौक 20। अगला सवाल हमारे पास कहता है ए 25% कम है बी से, तो इसकी वैल्यू बता दो क्या होगी। अगर ए और बी की बात करें, बी को अगर मैं 100 मान लूँ तो ए 25% कम कितना हो जाएगा? क्या ये 75 हो जाएगा? 25 घट गया, जिसे मैं लिख सकता हूँ 3/4। ए मेरे पास 3 रेशियो, बी 4 रेशियो। डायरेक्टली पुट करेंगे 2b माइनस ए, मतलब 2 इंटू में 4 रेशियो माइनस ए है 3 रेशियो डिवाइडेड बाई ए है कितना? 3 रेशियो। तो 8 माइनस 3, 5/3। इस सवाल का उत्तर, क्वेश्चन हो गया खत्म। अगला सवाल कहता है ए और बी एक बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करते हैं 28,000 और 42,000 की। ए ने 8 महीने तक अपनी इन्वेस्टमेंट रखी, बी ने इन्वेस्ट करा 1 साल के लिए। हमें बताना है अगर प्रॉफिट टोटल 21,125 रुपए का है तो बी का कितना शेयर था प्रॉफिट में। अगर मैं सोल्व करता हूँ, हमें पता है अगर इन्वेस्टमेंट की बात करें, इन्वेस्टमेंट का रेशियो कितना होगा? अगर रेशियो निकालूं 28,000, ये 42,000, काट देंगे 14,000 से, तो क्या ये इन्वेस्टमेंट का रेशियो ए और बी का 2:3 आ गया। अगर मैं टाइम की बात करूं, ए ने 8 महीने तक पैसे लगाए रखे, बी ने लगाए रखे 1 साल भर के लिए, इसे महीने में कन्वर्ट करूंगा तो 12 महीने। टाइम का अगर रेशियो निकाल लूं 4 महीने से काट दूंगा तो क्या ये 2:3 आ गया। अगर प्रॉफिट की बात करें, प्रॉफिट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम के, तो प्रॉफिट का रेशियो कितना होगा? एक इन्वेस्टमेंट 2 रेशियो, टाइम 2 रेशियो, तो 2 दूनी 4,
बी की इन्वेस्टमेंट 3 रेशियो और बी का टाइम 3 रेशियो, तो बी का इन्वेस्टमेंट हो गया, जो प्रॉफिट का रेशियो होगा वो 9 रेशियो। टोटल प्रॉफिट कितना, 13 रेशियो। 13 रेशियो किसके बराबर, 21,125 के बराबर। हमें वैल्यू बतानी है कि बी का प्रॉफिट कितना है, 9 रेशियो की वैल्यू बतानी है। तो आप कहोगे 9 रेशियो हो जाएगा मेरे पास 21,125 भाग 13, 1 रेशियो की वैल्यू इंटू में 9। अब यहाँ पे हम या तो ये कर सकते हैं कि हम 9 का मल्टीपल देख लें, चार ऑप्शन में 9 का मल्टीपल कौन सा है, क्योंकि 13 और 9 तो कट नहीं रहे, 9 का मल्टीपल ही आंसर होगा। 9 का मल्टीपल होता है सम ऑफ डिजिट मस्ट बी डिविजिबल बाय 9, तो सम ऑफ डिजिट 9 से कटनी चाहिए। अब ऐसा भी हो सकता है कि एक के अलावा 2-3 ऑप्शन भी हो जाए जो 9 के मल्टीपल हो, ठीक है, एग्जामिनर ऐसा डाल सकता है, तो फेल भी हो सकता है ये मेथड। तो हमारे पास अब देखो 2 ऑप्शन, या तो मैं 4 ऑप्शन चेक करूँ फिर करूँ, या फिर डायरेक्टली सोल्व कर लूँ। कैलकुलेशन कोई बहुत ज्यादा नहीं दिख रही तो मैं डायरेक्टली सोल्व करने पे जा रहा हूँ। मैंने कहा 13 1 से काटूंगा 81 आएगा, फिर मेरे पास ये जाएगा 6 टाइम 32 आएगा, 2 टाइम जाएगा 65, 5 जाएगा, और 9 से अगर इसे गुना करूंगा 25 से 225 आएगा, 2 कैरी फॉरवर्ड होगा, 16 निम्मा कितना होता है मेरे पास 144 और 2 146। ये मुझे इस सवाल का उत्तर दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो गया। ठीक है, मल्टीप्लाई भी कर रहे हो थोड़ा फास्ट कर सकते हैं, आपको जरूरी नहीं है 9 पंजे करो 9 दूनी करो। पहले मैंने 9 को 25 से गुना करा, 9 25 225 होता है मुझे पता है, 25 लगाया 2 कैरी फॉरवर्ड, 9 को 16 से करा 144 होता है, 144 हो 2 146, उत्तर आ गया मेरा। चलें आगे, अगला सवाल। ठीक है, चार्ट का क्वेश्चन है। क्वेश्चन में कहता है हमारे पास एक कंट्री है, उसके इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का दिखा रखा है चार्ट हमें यहाँ पे 5 कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स के लिए, ईयर 1 ईयर 2 ईयर 3 ईयर 4 ईयर 5। ठीक है, तो ये जो हमें दे रखा है यहाँ पे रेशियो दे रखा है इंपोर्ट रेशियो एक्सपोर्ट, जो यहाँ पे ये वैल्यू से दिख रहा है। कहता है कि अगर 5वें साल में जो हमारा इंपोर्ट है वो 76,000 का है तो एक्सपोर्ट कितना होगा। 5वें साल पे गए, इंपोर्ट है 76,000, इंपोर्ट डिवाइडेड बाय एक्सपोर्ट, ये किसके बराबर 0.95 के बराबर दे रखा है। अगर 0.95 को अगर मैं यहाँ से काट दूं तो ये पॉइंट हटेगा तो 100 आएगा, और यहाँ पे 5 से काटूं तो 19 भाग 20 बन गया। 19 से काटूंगा 76,000 को तो क्या ये 4,000 बन गया, और 4,000 में 20 से गुना कर दूंगा तो एक्सपोर्ट की वैल्यू आ गई 80,000। यही इस सवाल का उत्तर है, क्वेश्चन हो गया खत्म। चलते हैं आगे। अब ये सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन दे दिया, बड़े ध्यान से करना है, इसमें ब्रैकेट वगैरह आपको संभालने पड़ेंगे। सबसे पहले तो ये सबसे बड़ा ब्रैकेट यहाँ पे दे रखा है और यहाँ पे दे रखा है, तो इसकी तो जरूरत ही नहीं थी क्योंकि पूरा ब्रैकेट एक ये पूरा फ्रैक्शन बना रखा है। आगे बढ़ते हैं, इसमें स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। उसके बाद मेरे पास ये वाला ब्रैकेट आया, ये वाला ब्रैकेट कहाँ पे जाके एंड हो रहा है, यहाँ पे जाके एंड हो रहा है। तो पहले मैं इस पूरे पार्ट को सोल्व करूंगा, ये मुझे दिख रहा है। ठीक है, अगर इसे सोल्व करेंगे, इसके अंदर एक और छोटा सा ब्रैकेट 4 भाग 2 तो 2 आएगा, 2 प्लस 2 आएगा, फिर मेरे पास माइनस में एक ब्रैकेट है उसके अंदर 1/2 है, फिर इंटू में 1/4 है, फिर एक और ब्रैकेट है। तो ये ब्रैकेट में कहीं ना कहीं मेरे पास 1/2 इंटू 1/4 दिख रहा है मुझे। ये पूरा का पूरा ब्रैकेट ये वाला मेरा यहाँ पे खत्म होता है, फिर डिवाइड का साइन दे रखा है। ठीक है, अब इसके नीचे क्या है डिवाइड में, डिवाइड के अंदर एक और ब्रैकेट लगा रखा है जो यहाँ से लेके यहाँ तक जा रहा है, तो मतलब पूरा एक ही के अंदर आएगा ये। 8 में से घटाना है 3 डिवाइडेड बाय 1 डिवाइडेड बाय 4, तो 3 भाग 1 भाग 4 ये दे रखा है, और प्लस में 6 दे रखा है। ये मेरा सवाल है। ठीक है, अब उत्तर निकालना तो बहुत ही सरल है, 4 बनेगा, ये -1 भाग 8 बनेगा, यहाँ पे सोल्व करूंगा 4 ऊपर चला जाएगा, बन जाएगा 12, 8 और 6 14 -12 बचेगा 2। सोल्व करेंगे 32 -1 31, और 8 नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 8 दूनी 16। यही सवाल का उत्तर आ गया मेरे पास। अगला सवाल कहता है सुमित रवि और पुनीत 45,000 81,000 और 90,000 इन्वेस्ट करते हैं एक बिजनेस में। साल के अंत में टोटल प्रॉफिट होता है 4800 रुपए का, 30% टोटल प्रॉफिट का चैरिटी में दे देते हैं, रेस्ट उनके अंदर बांट दिया जाता है। तो हमें बताना है सुमित का शेयर कितना होगा, सुमित को कितने पैसे मिले। अच्छा, अगर बात करें तो सबने पूरे साल भर के लिए पैसे लगाए होंगे क्योंकि टाइम तो दे नहीं रखा, तो जो इन्वेस्टमेंट का रेशियो होगा, अगर टाइम कॉन्स्टेंट है, वही प्रॉफिट का रेशियो बन जाएगा। सुमित है, रवि है और पुनीत है, अगर रेशियो निकालता हूँ आप देखो सीधा किसी से सारा 9,000 से कट जाएगा मेरे पास, 9,000 से काटूंगा तो ये 5 आएगा रेशियो में, ये मेरे पास 9 आएगा, और ये मेरे पास 10 आएगा। यही इनका इन्वेस्टमेंट का रेशियो, ये प्रॉफिट का रेशियो। 30% प्रॉफिट क्या हो गया, चैरिटी में चला गया, तो टोटल प्रॉफिट 4800 का था, तो इन तीनों में कितना बटेगा, क्या इसका 30% घट जाएगा तो 70% बचेगा। तो हम कहेंगे जो हमारे पास प्रॉफिट है वो है 4800 इंटू में 70%, मतलब 7 भाग 10। हमें बताना है किसका शेयर, हमें सुमित का शेयर बताना है। सुमित का शेयर यहाँ पे 5 रेशियो दिख रहा है, टोटल शेयर कितना हो गया 24 रेशियो, सबको ऐड कर दिया। सुमित का शेयर 5 रेशियो है,
तो टोटल का 5/24 हिस्सा सुमित सुमित को मिलेगा, तो 5/24 इंटू में दिस, ये टोटल प्रॉफिट था, टोटल प्रॉफिट का 5/24 हिस्सा ही मिलेगा ना सुमित को, ये इस सवाल का उत्तर आ जाएगा। यहाँ से काटूंगा तो ये 20 दिख रहा है, जीरो से काटूंगा तो ये 2 बचेगा, 5 दूनी 10 और एक जीरो और है मेरे पास, यहाँ पे 20 था ये, तो ये वाली वैल्यू हो जाएगी मेरे पास 700। अगला सवाल, क्वेश्चन में कहता है एक सवाल अपने आप का, एक कुछ पैसे हमारे पास अपने आप के 6 गुना हो जाते हैं 4 साल में कंपाउंड इंटरेस्ट में, कंपाउंड इंटरेस्ट एनुअली लगाया जा रहा है, तो हमें बताना 216 टाइम अपने आप का कितने टाइम में होगा। तो मैंने कहा प्रिंसिपल 4 साल का टाइम दिया, कितना हो गया अपने आप का 6 गुना हो गया, ठीक है। अगला 4 साल का और टाइम दे दूं तो क्या होगा, फिर से 6 गुना हो जाएगा, क्योंकि ये प्रिंसिपल था, इंटू 6 हुआ 4 साल में, अगले 6 साल में फिर 6 गुना होगा, तो ये हो जाएगा 36 पे। फिर अगला मैं क्या करूंगा, इसे 4 साल का टाइम दूंगा, अब जितना है उसका फिर से 6 गुना हो जाएगा अगले 4 साल में, तो ये हो जाएगा मेरे पास 36 इंटू 6 212। हमसे यही पूछा कितने टाइम के बाद ये अपने आप का 216 गुना हो जाएगा, तो आप कहोगे पहले 4 साल लगे, फिर 4 साल, फिर 4 साल, टोटल कितने 12 साल, यही सवाल का उत्तर, क्वेश्चन हो गया खत्म। कहता है ए अकेला एक चेयर को 40 दिन में बना सकता है और बी अकेला उस चेयर को बना सकता है 24 दिन में, ठीक है। ऑल्टरनेट डेज पे काम करेंगे, जिसमें काम की शुरुआत ए करेगा, तो हमें बताना है कितने दिन में चेयर बन के रेडी हो जाएगी। आप कहोगे ये टाइम दे रखा है ए और बी का, टोटल वर्क इन दोनों का एलसीएम, और ये हो जाएगा मेरे पास 120। ये हमें टाइम दे रखा है एफिशिएंसी, ए का एक दिन का काम कितना होगा, टोटल काम अगर 120 है, 120 को 40 से विभाजित करूंगा तो 3 आएगा। ए एक दिन में 3 काम करेगा, बी का एक दिन का काम कितना होगा, 120 टोटल काम है, 120/24 से आ जाएगा 5, ठीक है। तो ए एक दिन में 3 काम, बी एक दिन में 5 काम। ऑल्टरनेट डेज पे करेंगे तो पहले दिन ए काम करेगा 3 काम, फिर बी काम करेगा 5 काम, फिर अगले दिन क्या होगा, ए काम करेगा 3 काम, बी काम करेगा फिर 5 काम, क्या यही सीक्वेंस चलता रहेगा। तो क्या मैं इसे क्लब कर लूं, मैं कहूं यहाँ पे 2 दिन हो गए, 2 दिन में कितना काम किया जा रहा है, क्या ये 8 काम किया जा रहा है, हर 2 दिन में 8 काम किया जाएगा, टोटल काम 120 है, 120 को अगर 8 से विभाजित कर दें तो कितना आया मेरे पास, ये आया 15 गुना। तो इसी तरह की 15 साइकिल चलेंगी, तो 2 दिन में मेरा कितना काम हो रहा है, 8 काम, किससे गुना कर दूं कि टोटल काम मेरा 120 कंप्लीट हो जाए। आप कहोगे यहाँ पे भी 15 से गुना, यहाँ पे भी 15 से गुना, तो मेरे पास 30 दिन के अंदर कितना काम, 120 काम हो गया। यही मेरा इस सवाल का उत्तर है, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। अगला सवाल हमारे पास एवरेज का सवाल पूछ लिया, बहुत सिंपल। हमें कहता है ये 6 वैल्यूज दे रखी है, इनका एवरेज है 38, तो एक्स की वैल्यू बता दो कि क्या होगी। देखो बेसिक से कर सकते हो आप, बेसिक से कहोगे कि सर एवरेज इनका ये है तो सम कितना होगा, आप कह सकते हो 35 जमा 39 प्लस 41 प्लस 46 प्लस 27 प्लस एक्स, ये बराबर हो जाएगा एवरेज का तो सम कितना हो जाएगा 38, इंटू में कितनी वैल्यूज है 6 है। सोल्व करके आंसर बता देंगे, चार ऑप्शन की यूनिट डिजिट भी अलग है, तो खाली यूनिट डिजिट से भी कर सकते हैं, पूरा सोल्व करने की जरूरत नहीं है। और इसके अलावा एक और तरीका है, डेविएशन से भी कर सकते हैं, तो उससे और सरल हो जाता सवाल। अगर मैं देखता हूँ ये 14 बनेगा, 15 और ये मेरे पास 46 है, तो 21 यूनिट डिजिट 1 चल रही है, 21 और 7 28, सिर्फ यूनिट डिजिट हम पकड़ के चल रहे हैं, तो यहाँ तक यूनिट डिजिट आई 8 प्लस एक्स, ये किसके बराबर, यूनिट डिजिट निकालूंगा 8 6 48, 8 आएगी यूनिट डिजिट। तो जो भी मेरा आंसर होगा एक्स की यूनिट डिजिट क्या आएगी, 8 में से 8 घटाऊंगा तो 0, तो चार ऑप्शन में 0 कहाँ दिख रहा है, इसमें, तो यही मेरा इस सवाल का उत्तर होगा, यूनिट डिजिट से मैंने डायरेक्टली कर लिया। यूनिट डिजिट से नहीं करना चाहते तो और क्या कर सकते हो, बेसिक से तो सबको आता ही है, डेविएशन मेथड भी लगा सकते हैं। मैं कहूंगा अगर एवरेज वैल्यू मेरे पास 38 है, ये डेविएटेड कितना है 38 से, ये कितना कम है, क्या ये 3 कम है, ये 1 ज्यादा है, ये 2 3 ज्यादा है, ये मेरे पास 8 ज्यादा है और ये मेरे पास 11 कम है, एक्स का हमें नहीं पता। तो हमें क्या करना है, ये जो डेविएशन आया ना ये बिल्कुल बैलेंस करना है, ठीक है, नेट डेविएशन 0 का होना चाहिए। तो इन सबको अगर मैं सम करता हूँ तो वैल्यू कितनी बची, 8 और 3 11 और 1 12, 12 में से -14 घटाऊंगा तो -2 बचेगा, तो यहाँ पे डेविएशन -2 का आ रहा है, तो एक्स के अंदर डेविएशन कितने का होना चाहिए जिससे कि नेट डेविएशन 0 हो, तो +2 का होना चाहिए। तो यहाँ पे +2 रखना है, तो इसका मतलब जो एक्स की वैल्यू होगी वो 38 से 2 ज्यादा होगी, एक्स की वैल्यू होगी 40। डेविएशन से अगर मैं करता हूँ तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आ रहा है मेरा। ऐसे भी कर सकते हैं, अगर ज्यादा वैल्यू होती है तो डेविएशन मेथड बहुत ज्यादा मदद करता है इस तरह के सवाल। अगला सवाल मेरे पास, हमारे पास यहाँ पे काफी लोगों का डेटा दे रखा है, ठीक है, उन कितने लोगों के पास वो कितने रुपए सेव करते हैं यहाँ पे बता रखा है, हमें बताना है मीडियन क्या होगा इस डेटा का, ठीक है। तो नंबर ऑफ पीपल किसे रिप्रेजेंट करते हैं, फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट करते हैं,
ठीक है। तो टोटल लोग कितने हैं हमारे पास, सबसे पहले तो हमें ये निकालना पड़ेगा मीडियन के लिए। बाकी सेविंग कितनी कितनी है वो तो ऑर्डर में अरेंज कर रखा है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में, 5, 15, 20, 25, 30, 35, 40। टोटल लोग हैं मेरे पास 4, 4, 8, 10 और 14, 14 लोग हैं। अगर एन मेरा क्या हो जाए, इवन हो जाए, तो मीडियन वैल्यू कौन सी होती है, मीडियन होती है n/2th टर्म प्लस नेक्स्ट टर्म डिवाइडेड बाई 2। तो 14 है तो मेरे पास 14/2 करूंगा तो 7th टर्म प्लस 8th टर्म डिवाइडेड बाई 2, इनका जो एवरेज होगा वही मेरा मीडियन कहलाएगा। अगर मैं स्टार्टिंग से देखता हुआ चलूँ, 7वां और 8वां पर्सन के कैसे आएगा, पहला पर्सन इधर चला गया, फिर 3 पर्सन हो रहे हैं, यहाँ तक 4 पर्सन हो गए, वो इधर चले गए। अब उसके बाद 4 ऐड कर रहा हूँ तो यहाँ पे 8 तक, 4 से लेके 8 तक के पर्सन इस रेंज में पड़ रहे होंगे। तो 5वां पर्सन, 6ठा पर्सन, 7वां पर्सन और 8वां पर्सन, जो ये लोग हैं इनकी सेविंग एवरेज कितनी है, 20-20 है सबकी। तो हमें 7वें और 8वें पर्सन की एवरेज सेविंग बतानी है। तो 7वें और 8वें पर्सन जब दोनों की सेविंग 20 है तो मीडियन 20 ही बन गया, मेरा क्वेश्चन हो गया समाप्त। वरना आप कहते हैं 20 + 20/2, ये आ जाएगा 20। क्वेश्चन में कहता है मेरे पास 6 नंबर है n1 से लेके n6 तक, ठीक है। इनका एवरेज a दे रखा है, अगर 5 को सब में सब्ट्रैक्ट कर दूं तो नया एवरेज क्या होगा, सीधा सा उत्तर है इसका, ये मेरे पास हो जाएगा a-5। अगर सभी संख्याओं में 5 को घटा दिया जाए तो एवरेज भी क्या होगा, 5 से घट जाएगा। बेसिक से देखना चाहो तो आप ऐसे कर सकते हो, अगर मैं n1 - 5 कर देता प्लस n2 - 5, सम यही होता मेरे पास, फिर n3 - 5, n4 - 5, n5 - 5, n6 - 5, ठीक है। 6 के 6 नंबर में 5 को घटा दिया। अगर इनका एवरेज निकालूंगा, टोटल नंबर्स कितने हैं, 6, 6 से विभाजित करना पड़ेगा। अब ये n1 से लेके n6 तक ऐड करूंगा, मैं कहूंगा n1 + n2 + n3 प्लस माइनस कॉमन ले लिया, ये 5 6 बार आया तो 6 × 5 लिख सकता हूँ डिवाइडेड बाई 6, यही मेरा एवरेज होगा। अच्छा, ये अगर मैं इसे सेपरेट कर लूँ, इसे n1 n2 n3 n4 n5 n6/6, तो मेरे पास a है, और माइनस में 6 इंटू में 5/6, यहाँ से ये कट जाएगा तो a-5, यही सवाल का उत्तर है। ध्यान रखना, एवरेज में अगर सभी संख्याओं में किसी नंबर को ऐड कर देते हो तो एवरेज उसी से बढ़ जाता है। मैं एक सिंपल एक्सप्लेनेशन कर देता हूँ। मेरे पास कोई भी संख्या है, अगर से ABCD संख्या है, उनका एवरेज रखा है AVG। अगर इन सभी संख्याओं को मैंने किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से, तो एवरेज भी 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। डिवाइड कर दिया 2 से तो एवरेज भी 2 से डिवाइड हो जाएगा। अगर मैंने इनमें प्लस कर दिया 2 तो एवरेज भी 2 से बढ़ जाएगा, और माइनस कर दिया 2 तो एवरेज भी 2 से घट जाएगा। तो जो सभी वैल्यूज में ऑपरेशन परफॉर्म किया जाएगा वही मेरा एवरेज पे भी इफेक्ट डालेगा। अगला सवाल, यहाँ पे जो पिछला ग्राफ था वही है बिल्कुल। 5 सालों का हमें दे रखा है इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का रेशियो यहाँ पे इस ग्राफ के अंदर। हमें बताना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। एक्सपोर्ट्स फॉर ईयर 3 आर मोर देन एक्सपोर्ट्स फॉर ईयर 2, ठीक है। अब ईयर 2 और ईयर 3 को अगर मैं देखता हूँ, यहाँ पे तो इनके इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का रेशियो दे रखा है ना मुझे। क्या इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की एग्जैक्ट वैल्यू बता रखी है कितनी है, नहीं बता रखी। तो इन दोनों को कंपेयर कैसे करेंगे, कंपेयर नहीं कर सकते तो नहीं पता कर सकते। तो हम नहीं कह सकते कि एक्सपोर्ट जो ईयर 3 का है वो ज़्यादा होगा ईयर 2 के एक्सपोर्ट से। इम्पोर्ट फॉर ईयर 3 आर मैक्सिमम फॉर द गिवन 5 ईयर्स, ये भी नहीं बता सकते। इम्पोर्ट फॉर ईयर 1 आर लीस्ट फॉर द गिवन 5 ईयर्स, ये भी नहीं बता सकते। रेशियो पूछते तो हम बता सकते थे, लेकिन एग्जैक्ट वैल्यू इम्पोर्ट की हमें पता ही नहीं है तो हम कैसे बताएंगे। तो हाँ, इस सवाल का उत्तर होगा डेटा इज इनसफिशियंट, डेटा सही नहीं है। अब अगला सवाल हमारे पास है सिंप्लीफिकेशन का। वी बोर्ड मास यूज करते हैं, ब्रैकेट वर्सिलम बार, ब्रैकेट ऑफ डिवाइड मल्टीप्लाई ऐड सब्ट्रैक्ट। सोल्व करके अपना आंसर बताएंगे, क्या आएगा उत्तर। जैसे ये 6 1/2 है तो 13/2 बन गया, 6 × 2 12 जमा 1 13/2। 80/40 करूंगा प्लस है तो ये आ जाएगा 2, माइनस में ये मेरे पास 30/7 है, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है। ब्रैकेट को सोल्व करूंगा, 15 - 1 14/3। यहाँ से काटूंगा तो ये 7 दूनी जा रहा है, 30 काटूंगा तो ये 10 जा रहा है, ये बन गया 20, माइनस का है। 20 में से अगर 2 घटा दिया जाए तो माइनस का 18, 13/2 - 18 आएगा, ये हो जाएगा 36। 13 - 36 करेंगे तो वैल्यू बचेगी -का 23/2।
यही इस सवाल का उत्तर है।